स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था अबाउट किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। अब ये वीडियो में मैं केवीएल और केसीएल दोनों को मिक्स करके उसका एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। उसी तरह आपको सब सॉल्व करना होगा, फिर हमारा केवीएल और केसीएल खत्म हो जाएगा। अब देखो, नाउ द न्यूमेरिकल रिलेटेड विद किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ, द मिक्सचर ऑफ बोथ। क्वेश्चन है a cell of EMF 3 volt having internal resistance 4 ohm। तो देखो, a cell of EMF 3 volt, तो मैंने डायग्राम बनाया भाई। EMF है हमारा 3 वोल्ट और इन्होंने दिया हुआ है having internal resistance 4 ohm, having internal resistance 4 ohm। A cell of EMF 3 volt having internal resistance 4 ohm is connected to two resistances 10 ohm and 24 ohm joined in parallel। So cell of EMF 3 volt and internal resistance 4 ohm is connected to two resistances 10 ohm and 24 ohm and both of them are joined in parallel। और बेटा वो सेल से पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये 10 ओम हो गया, ये 24 ओम हो गया। बेटा ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये टाइप आप खत्म करोगे तो मतलब आप केवीएल के बहुत सारे टाइप्स को कवर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a cell of EMF 3 volt having internal resistance 4 ohm is connected to two resistances 10 ohm 24 ohm joined in parallel। Find the current through each branch using Kirchhoff's law। Kirchhoff's law को यूज करके हर जगह से करंट हमें फाइंड आउट करना है। ये ऐसा दिया हुआ है, सर्किट नहीं दिया था, जस्ट जो थियरी क्वेश्चन मैंने बोला आपको वही दिया गया था। अब आपको सर्किट डायग्राम खुद बनाना था, आपके सामने हमने बनाया। अब बेटा ये नेकेड सर्किट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें करंट का डायरेक्शन चाहिए तो आप सेट कर सकते हो। तो जो बड़ा वाला है दैट इज पॉजिटिव, स्मॉलर वन इज नेगेटिव। अब यहाँ पे करंट पहले इसको ले लो, तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट कुछ इस तरह फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो करंट का फ्लो ऐसे होगा। अब इसको भूल जाओ और ये पूरा लूप ले लो तो आपको ऐसे कुछ मिलेगा, करंट कुछ इस तरह फ्लो होगा, राइट। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है बेटा, करंट थ्रू ईच ब्रांच, हर ब्रांच से करंट क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। और हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस अगर चेंज हुआ तो करंट की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। अब यहां पे हम अजम्पशन करते हैं, मान लो 10 ओम से जो करंट फ्लो होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय I1। लेट I1 बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस, और 24 ओम से जो करंट फ्लो होगा वहां से मान लो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय I2। सो थ्रू द 10 ओम I1 करंट फ्लो हो रहा है बेटा, 24 ओम से I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो ये तो एक ही ब्रांच, एक ही साथ है, तो यहां पे I2 ही रहेगा और यहां पे भी I2 ही रहेगा, बराबर। अब बचा इस ब्रांच में क्या करंट फ्लो होगा, तो ये देखो बेटा जंक्शन मिल गया, मतलब मैं यहां केसीएल थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। अगर यहां भी देखोगे तो जंक्शन मिल गया, इट मींस वी कैन अप्लाई द केसीएल थ्योरम ओवर हियर। अब केसीएल थ्योरम क्या बोलता था, द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। अंदर वाला करंट का प्लस इज इक्वल टू अवे। अब यहां पे जंक्शन में देखो I1 अंदर जा रहा है, I2 अंदर जा रहा है, और दोनों को ऐड करूं तो वो बाहर चला जाएगा। तो मतलब इस ब्रांच में कौन सा करंट फ्लो होगा, I1 प्लस I2। गॉट इट बेटा, I1 प्लस I2, और यही कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब यहां पे कौन सा करंट फ्लो होगा, I1 प्लस I2, और ये कंटिन्यू रहेगा। यहां पे कौन सा करंट होगा, I1 प्लस I2, और ये जंक्शन है बेटा। फिर से देखो ये जंक्शन है, तो ये जंक्शन पे क्या होगा, जब I1 और I2 अंदर जाएंगे तो यहां पे I1 चला जाएगा, यहां पे I2। तो देखो लॉ भी वैलिड हो रहा है, किरचॉफ्स करंट लॉ वैलिड हो रहा है, केसीएल थ्योरम वैलिड हो रहा है। तो ये जंक्शन, अब इसे हम लोग रफ कर देते और नेमिंग करते हैं। अब नेमिंग करते A B C D E F, और अब देखो कैसे हम लोग हर ब्रांच का करंट फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमें क्या करना होगा बेटा, लूप सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमें पता है केवीएल इट इज एप्लीकेबल फॉर द क्लोज सर्किट, खाली क्लोज सर्किट के लिए एप्लीकेबल है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ओपन सर्किट। तो दो क्लोज लूप लेना है। चलो हमने पहला लूप ये ले लेते हैं, और सेल के साथ वाला लूप लो। अगर नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे तो उसके आइडियाज दूसरे हैं, वो बाद में आपको दूसरे वीडियोस में बताया जाएगा। तो बेटा यहां पे देखो ये क्लोज लूप लेना है, ये वाला लूप लेते हैं, और बाद में ये बड़ा वाला लूप ले लेते हैं।
तो पहले हम लोग छोटा वाला लूप लेते हैं। कौन सा लूप? बी सी डी ई और लास्ट में सेम वही लिखना है बी। तो आप क्या लिखोगे? अप्लाइंग केवीएल टू द लूप। कौन सा लूप है हमारा? बी सी डी ई बी। सो अप्लाइंग केवीएल टू द लूप बी सी डी ई बी। अब केवीएल आप जानते हो कैसे अप्लाई करना है। पहले हम लोग कहां से कहां जाएंगे? बी टू सी। जब आप बी टू सी जा रहे हो, रेजिस्टेंस या ईएमएफ है? नहीं है, तो मतलब इसे हमें भूल जाना है। अब अगला स्टेप हमारा क्या है बेटा? कहां से कहां जाएंगे? सी टू डी। और जब आप सी टू डी जाओगे तो सबसे पहले कौन मिला? सेल। अब देखो हम इस तरफ जा रहे हैं तो मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, जब हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो ई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव, क्योंकि फॉल हो रहा है। तो यहां पे आ जाएगा -3। डायरेक्ट क्या आ जाएगा बेटा? -3। अब अगला पाथ हमारा इस तरफ जा रहा है और यहां पे फिर से रेजिस्टेंस मिल गया, बट करंट का डायरेक्शन पाथ के डायरेक्शन में ऑपोजिट है। ऑपोजिट में ओ को गोली मारोगे, पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव, सो प्रोडक्ट ऑफ आई आर विल बी व्हाट बेटा? पॉजिटिव। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? पॉजिटिव। तो मतलब मुझे क्या मिलेगा? +4 इन ब्रैकेट I1 + I2, राइट। अब ये काम हो गया, मतलब C2D वाला हो गया। अब अगला स्टेप हमारा क्या है बेटा? D2E। D2E के बीच में सेल या रेजिस्टेंस है? नहीं है, तो मतलब इसे हम छोड़ देंगे। और नेक्स्ट स्टेप हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा? E2B। E2B के बीच में कौन है बेटा? रेजिस्टेंस है, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो प्रोडक्ट ऑफ आई आर विल बी व्हाट बेटा? पॉजिटिव। सो यहां पे क्या लिखोगे? 10I1 = 0। इस ब्रैकेट को ओपन करो और माइनस को उधर शिफ्ट करो। सो 4I1 + 4I2 + 10I1 = 3। ये दोनों को ऐड करो सिमिलर वालों को, तो क्या मिलेगा? 14I1 + 4I2 = 3, and this is our equation number 1. After getting this equation, go for another KVL। दूसरा लूप सेलेक्ट करो बेटा, दूसरा लूप आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं ये लूप सेलेक्ट करता हूं ACDFA, और वहां भी ऐसी सेम इक्वेशन मिलेगा। तो देखो मैं सेलेक्ट करता हूं। सो अप्लाइंग KVL टू द लूप। कौन से लूप को अप्लाई करोगे बेटा? ACDFA। तो आपको मिलेगा ACDFA। सो अप्लाइंग KVL टू दिस लूप। अब पहले आप कहां जाओगे? A to C। A to C में कोई है? EMF या रेजिस्टेंस है? नहीं है, तो मतलब ये हमारा व्यर्थ हो गया। अगला स्टेप आप कहां जाओगे बेटा? C to D। C to D में फिर से कौन मिला? 3। पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये माइनस हो जाएगा, -3, सिमिलर टू प्रीवियस वन। और ये केस में क्या होगा बेटा? यहां पे देखो करंट और फिर से रेजिस्टेंस मिला, करंट और पाथ ऑपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव। सो क्या मिलेगा? +4I1 + I2, राइट। फिर यहां पे अगला स्टेप क्या है? D2F। D2F में कोई नहीं है। फिर F2A में जाओगे, फिर से पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट ऑफ IR पॉजिटिव, मतलब 24I2 = 0। 3 को वहां शिफ्ट करो और ब्रैकेट ओपन करो। सो 4I1 + 4I2 + 24I2 = 3। ऐड करो सिमिलर टर्म को, तो क्या मिलेगा? 4I1 + 28I2 = 3, and this is our equation number 2. Now look at equation number 1 and equation number 2. इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जैसे आप 10th में साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते थे, XY वो मेथड यूज करोगे तो आपको I1 और I2 दोनों आ जाएगा बेटा। कैसे करोगे? क्या करते थे हम लोग? किसी एक को सिमिलर बनाते थे। जैसे ये 28I2 है, तो इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28 हो जाएगा। और जब ये मल्टीप्लाई करोगे दोनों टर्म सेम होंगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे 10th स्टैंडर्ड में। बट 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे, द 7 गेट मल्टीप्लाई बाय ईच एंड एवरी टर्म, और यहां पे लाके उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, I2 कट जाएगा, I1 का आंसर आ जाएगा आपका। और I1 का आंसर आने के बाद किसी एक इक्वेशन में पुट करो, I2 आ जाएगा। अब बेटा I1 मतलब 10 ओम का हमें मिल गया करंट, I2 हमें 24 ओम का करंट मिल गया, बट 2 ही ब्रांच का मिला, तीसरा ब्रांच बचा हुआ है। तो तीसरा ब्रांच का खाली क्या करना है आपको? ये दोनों को ऐड ऑन कर देना है, I1 + I2।
ये टाइप के नहीं, बेटा ये आपको खुद सॉल्व करना है, जैसे आप 10th में साइमल्टेनियस इक्वेशन करते थे, वेरी सिंपल एंड माइट बी यू आर नोइंग अबाउट दैट। और ये वाला जो पार्ट है बेटा, यहां पे कभी कभी ना ये केसेस में क्या होता है, I1 और I2, आगे आपको ऐसे सर्किट्स भी बहुत मिलेंगे, I1 एंड I2 के करंट्स के जो वैल्यूज होती है, जो आंसर आएगा वो माइनस में होगा। माइनस में आने से घबराना मत बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको माइनस में आ रहा है, बट ऐड करते समय उसे सब्ट्रैक्ट ही करना है, एज इट इज रखना है। आंसर आप मैग्नीट्यूड में लिखना है, स्केलर क्वांटिटी, यू नो दैट, गॉट इट बेटा। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, जैसे कि मैंने बोला इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 से 14 को मल्टीप्लाई करोगे तो 98 I1 आएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28 I2 आएगा, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा। अब क्या करो, सिमिलर है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 28 I2 कट गए। 98 माइनस 98 प्लस 4 आपको आ जाएगा माइनस 94 I1, और इसका आंसर आ जाएगा माइनस 18। माइनस माइनस कट गए, पुट करोगे आपको I1 की वैल्यू आ गई। इस I1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, फिर देखो I1 की वैल्यू 18/94 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और उसके बाद 4I2, फिर मैंने क्या किया बेटा, इसका आंसर ये आया 252/94, और ये वैल्यू आया, और इसे इधर शिफ्ट किया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आ जाएगा, और सॉल्व करोगे, यू नो हाउ टू सॉल्व दिस, आपको I2 का आंसर आ जाएगा 0.0797 एम्पियर। अब ये देखो I1 हमें मिल गया, I1 हमें मिल गया ये वैल्यू, I2 हमें मिल गया ये वैल्यू। अब I1 प्लस I2 के लिए इसे ऐड कर दो, तो तीनों ब्रांच का करंट हमें मिल गया। पहला करंट है ये, दूसरा करंट है ये, और I1 प्लस I2 ये तीन करंट हमें मिल गया है। तो इस तरह हमने फाइंड आउट कर दिया किरचॉफ्स लॉ का यूज करके करंट। नेक्स्ट टॉपिक, Wheatstone's network. Wheatstone's network. See beta, what is this? Wheatstone's network. Very important network. Wheatstone's network. When I am talking about the principle hidden behind the concept of Wheatstone network, which principle is there? There is no flow of current in between two equipotential points. बट ऑब्वियस बेटा, अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अगर मैं सेम कर देता हूं, तो उसके बीच में करंट का फ्लो नहीं होता है। और यही प्रिंसिपल इसके पीछे है, छुपा हुआ है, किसमें, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क में। प्रिंसिपल क्या है, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट, मतलब दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट के बीच में करंट का फ्लो नहीं होता है। इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अगर दो पॉइंट को पोटेंशियल इक्वल कर दो तो उसके बीच में करंट का फ्लो नहीं होगा। ये आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से करंट का फ्लो होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहा, लेवल सेम हो गया, द फ्लो ऑफ करंट गेट स्टॉप। अब देखो यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग कंडीशन ओपन करेंगे व्हीटस्टोन्स नेटवर्क का। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये चीज देखो, ये सर्किट डायग्राम है to obtain the balancing condition of Wheatstone's network. Basically, this network, it consists of four resistances. Four resistances R1, R2, R3 and R4. They are connected along the sides of quadrilateral AB, BC, CD and DA. तो चार रेजिस्टेंस है, और क्वाड्रिलेटरल के चार साइड्स पे ये चार रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते, R1, R2, R3 एंड R4। ये इसका सर्किट डायग्राम है बेटा। ए और सी के बीच में सेल मतलब बैटरी प्लग की, इट इज एक्ट एज अ स्विच एंड रियोस्टेट विच प्रोवाइड द वेरिएबल रेजिस्टेंस। ए और सी के बीच में सेल, प्लग की एंड रियोस्टेट आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब नाउ इन बिटवीन पॉइंट बी एंड डी अ galvanometer is attached. See this galvanometer, it is a new for you. Galvanometer, it is a very sensitive instrument and it is used to measure a very small amount of a current. It detects the presence of a current. Galvanometer, in this chapter afterward we are going to study about the detail. We are having the detailed explanation of galvanometer in the part of current electricity. So later we will study about the galvanometer. But here, what is a galvanometer? It measures the small amount of a current. If the current will be there, we will know with the help of galvanometer.
So beta, our Wheatstone's network, it consists of four resistances R1, R2, R3 and R4. They are connected along the sides of a quadrilateral. In between point B and D, a galvanometer is attached. In between point A and C, cell, plug key and rheostats are connected in series. यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है. अब देखो हम लोग बैलेंसिंग कंडीशन कैसे निकालेंगे इस Wheatstone's नेटवर्क को. और एक बार इसका बैलेंसिंग कंडीशन आ गया तो इससे रिलेटेड मीटर ब्रिज और केल्विन मेथड दो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है और इसी से आपको वो चीज समझ में आएगा. अब देखो बैलेंसिंग कंडीशन कैसे निकालेंगे बेटा. इसकी बैलेंसिंग कंडीशन निकालना है तो पहले करंट का डायरेक्शन सेट करते हैं. तो यहां से करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव और यहां पे एंटर हो जाएगा, ऐसे अंदर हो जाएगा. बेटे यहां जंक्शन है बट ऑब्वियस द करंट गेट डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट. अज्यूम करो यहां का जो करंट होगा दिस इज I1. R1 से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है. R2 R3 से जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा द अमाउंट ऑफ दैट करंट इज I2. यहां से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है बेटा I2. अब इसके बाद ये जो करंट जाएगा ये जंक्शन है, दो पार्ट में डिवाइड होगा. अब दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक यहां पे जाएगा और ये वाला जो करंट जाएगा इससे एड ऑन होके, देखो यहां से एड ऑन होके यहां से आगे बढ़ेगा. मतलब मुझे पता ही नहीं इसका करंट क्या है तो इसको वेट करो, अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा. तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया बट यहां का करंट अभी भी बाकी है. एक्चुअली हम करते क्या है मालूम है बेटा, इस सर्किट में हम लोग इस रेजिस्टेंस को ऐसे सेलेक्ट करते हैं. रेजिस्टेंस R1, R2, R3 and R4, it is selected in a such a way that the point B and point D maintained at equipotential. मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, पोटेंशियल एट B is equal to potential at point D. Select the resistances from the R1, R2, R3 and R4 such that the point B and point D maintain that equipotential. मतलब point B का पोटेंशियल और point D का पोटेंशियल दोनों सेम हो गया. अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो गैल्वेनोमीटर जीरो दिखाएगा क्योंकि हमें पता है देयर इज अ नो फ्लो ऑफ करंट इन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट. दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट के बीच में करंट का फ्लो नहीं होता है. इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों इक्वल पोटेंशियल हो गए बेटा तो यहां पे जो गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है IG दैट विल बी इज इक्वल टू जीरो. यहां कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा. अब आप खुद देखो अंदर जा रहा है I1 बट यहां पे कोई करंट ही नहीं है तो वही करंट यहां से बाहर आएगा. तो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R2 इज व्हाट I1. यहां पे कौन सा करंट फ्लो होगा I1. सेम यहां पे जीरो है तो ये जो जा रहा है वही यहां से बाहर जाएगा. तो R4 से कौन सा करंट फ्लो होगा बेटा, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द R4 इज I2. ये हो गया कंप्लीट सर्किट. अब इसकी बैलेंसिंग कंडीशन अगर हमें फाइंड आउट करना है, इसके दो मेथड है. एक आइदर बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं या तो बेटा हम लोग ओम्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखो पहले मैं आपको बताता हूं किरचॉफ्स लॉ से बैलेंसिंग कंडीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ओम्स लॉ से कैसे फाइंड आउट करते हैं. ये है डायग्राम. और किरचॉफ्स लॉ से आप फेमिलियर हो, यू नो हाउ टू अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ. अब मैं पहले आपको किरचॉफ्स लॉ से बताता हूं. क्या करना है, you take the first this triangular loop, just take the this first triangular loop बेटा. ये triangular loop दिख रहा है ना आपको, तो मतलब कौन सा है A B D A. तो अप्लाई करो KVL. सो अप्लाइंग KVL टू विच लूप बेटा, लूप यहां पे दिया हुआ है क्या है A B D A. अब यहां पे KVL अप्लाई करो A B D A. अब KVL A B D A में अप्लाई कर रहे हो मतलब सबसे पहले A to B जाओगे. पाथ हमारा इस तरफ जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ IR विल बी टेकन एज अ इन द डायरेक्शन नेगेटिव. तो यहां क्या लिखोगे -I1 और यहां क्या लिखोगे बेटा R1. फिर इसके बाद इस तरफ आओगे क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है BD बट BD का करंट जीरो है तो चुपचाप बेटा सिंपली आप प्लस लिखो या माइनस, फर्क नहीं पड़ता है. यहां पे हमने जीरो पुट कर दिया. फिर जैसे अगला स्टेप हमारा क्या है बेटा DA, तो D to A आप जाओगे तो यहां पाथ इस तरफ जा रहा है और करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ऑपोजिट है तो प्रोडक्ट ऑफ IR विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव. तो यहां पे क्या मिलेगा प्लस I2 R3 क्योंकि ये कंडीशन है बेटा एंड इट इज इक्वल टू व्हाट जीरो. माइनस को उधर शिफ्ट करोगे प्लस हो जाएगा, ये तो जीरो है ये वैनिश हो जाएगा बेटा. तो क्या मिलेगा I1 R1
is equal to I2 R3 and this is our equation number 1. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह अगला ट्रायंगुलर लूप लो और केवीएल अप्लाई करो। मैं ये फर्स्ट मेथड से आपको बैलेंसिंग कंडीशन निकाल के दे रहा हूं व्हिटस्टोन्स नेटवर्क की। फर्स्ट मेथड, दिस इज द मेथड नंबर 1 एंड बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। अब बेटा नेक्स्ट ट्रायंगुलर लूप लो। अगला ट्रायंगुलर लूप है, उसमें केवीएल अप्लाई करो। हमारा अगला ट्रायंगुलर लूप है, क्या है? बी सी डी बी, तो हमें मिलेगा बी सी डी बी और केवीएल अप्लाई करो। अब बी टू सी जाओगे बेटा, तो बी टू सी में क्या है बेटा? यहां पे देखो, हमारा पाथ इस डायरेक्शन पे है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई आर विल बी टेकन एज अ नेगेटिव, सो माइनस आई वन इंटू आर टू। फिर इधर आओगे बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन, सो आई आर विल बी व्हाट? पॉजिटिव, सो प्लस आई टू आर फोर, और यहां पे जीरो ही है, प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। माइनस वाले को उधर भेजो, सो आई वन आर टू is equal to I2 R4 and this is equation number 2. अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो बेटा। जब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? I1 कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्टली आपको मिलेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 एंड दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन्स नेटवर्क। ये बैलेंसिंग कंडीशन है। बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब क्या है बेटा? जब ये रेशियो सेम होंगे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 होगा, उसी समय पॉइंट बी और पॉइंट डी इक्वी पोटेंशियल मेंटेन्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली एंड आवर गैल्वेनोमीटर शोज द जीरो रीडिंग। जीरो रीडिंग मींस करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो। तो बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब होता है व्हेन R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, we will get the balancing condition of Wheatstone's network. So this is the balancing condition of Wheatstone's network by using which law? Kirchhoff's law. अब ओम्स लॉ से हम लोग करते हैं। ओम्स लॉ आपको पता ही है, V is equal to IR। अब ओम्स लॉ से हम लोग इसी बैलेंसिंग कंडीशन को ढूंढते हैं। हमें पता है बेटा, हमने इस एक्सपेरिमेंट में रेजिस्टेंसेस को इस तरह सेलेक्ट किया था कि बेटा हाँ, आवर पॉइंट बी एंड पॉइंट डी मेंटेन्ड एट इक्वी पोटेंशियल। इसी को मैं यूज करता हूं, तो मुझे क्या मिला? VV इज इक्वल टू VD मिल गया। VV इज इक्वल टू VD मिल गया, बराबर ना बेटा? अब VV इज इक्वल टू VD मिल गया। अब इसमें क्या करना है मालूम है बेटा? VV इज इक्वल टू VD में पहले दोनों साइड क्या करो? माइनस कर दो, तो माइनस VV माइनस VD। अब दोनों साइड VA ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा आपको? VA माइनस VV इज इक्वल टू VA माइनस VD, एडिंग VA ऑन बोथ साइड। वो लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट वहां पे मैंने आपको करके दिखा दिया। अब बेटा देखो, VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB मतलब I1 R1, इसके बीच में यही है ना, V इक्वल टू IR, तो VA माइनस VB की जगह क्या आएगा? I1 R1 इज इक्वल टू VA माइनस VD। VA माइनस VD में क्या है बेटा? I2 R3, तो यहां क्या आएगा बेटा? I2 R3। ये देखो सिमिलर, इसके जैसा ही आ गया, यहां पे फिर से ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। गॉट इट? फिर सेकंड चीज क्या करो? फिर से इसे रिकॉल करो, वापस बुलाओ इसे। हमें पता है बेटा BV इज इक्वल टू VD, राइट? अब क्या करो? BV इज इक्वल टू VD, ये हायर पोटेंशियल पे है, तो माइनस VC कर दो दोनों साइड, सो VV माइनस VC इज इक्वल टू VD माइनस VC। अब VV माइनस VC क्या होगा बेटा? I1 R2, और VD माइनस VC क्या होगा बेटा? I2 R4। सिमिलर टू इक्वेशन नंबर 2 जो KVL में आपने फाइंड आउट किया था। बोथ मेथड आर सिंपल, बट आपको जानना चाहिए, समझ के रखना होगा कितने मेथड है इसके। अब इसे आप डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा बेटा? R1 अपॉन R2 is equal to R3 upon R4. So this is the balancing condition of Wheatstone's network. Wheatstone's network by Ohm's law, और ये balancing condition है Wheatstone's network की by using which law बेटा? Kirchhoff's law. अब इसके ऊपर क्या MCQ बेस्ड है? कौन से MCQs आते हैं? क्या पॉसिबिलिटीज है? मैं एक या दो पॉसिबिलिटीज आपको बताता हूं। MCQ ऑन द बेसिस ऑफ Wheatstone's network, कौन सी कंडीशंस आती है बेटा? अब इसमें क्या होता है बेटा? इसमें सबसे पहले कंडीशन ये आती है, इफ आई इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल, विल द बैलेंसिंग कंडीशन विल रिमेन सेम। कि क्वेश्चन से एक एमसीक्यूज इस पे फॉर्म होता है। मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा? ये गैल्वेनोमीटर की जगह मैं सेल कनेक्ट कर दूं
और सेल की जगह मैं गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दूं, तो क्या बैलेंसिंग कंडीशन यही रहेगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4? क्या यही रहेगा बेटा? इसका आंसर है यस, द बैलेंसिंग कंडीशन विल रिमेन सेम। व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जुगेट आर्म। है क्या बेटा? मैं आपको बताता हूं। मैं गैल्वेनोमीटर को ऐसे कनेक्ट किया हूं, गैल्वेनोमीटर में ऐसे भी कनेक्ट करता तो बात तो वही है, सर्किट वही चीज है। अब अगर गैल्वेनोमीटर की जगह आप सेल लोगे, सेल कनेक्ट कर दिए, और उसके बाद कौन सा है, ये इसकी जगह जो ये दोनों तो खाली इसे प्रोटेक्ट कर रहा है बेटा। ये जो सेल की जगह आपको गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है, तो मैंने ऐसे कर दिया, और उसको ऐसे उठा के पूरा बनाओगे, आपको बैलेंसिंग कंडीशन वही दिखाई देगा। तो ये एमसीक्यू आपको ध्यान में रखना है। इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल, गैल्वेनोमीटर और सेल की इंटरचेंज करोगे, जगह बदलोगे बेटा, द बैलेंसिंग कंडीशन विल रिमेन सेम, इट डज नॉट चेंज। दूसरा एमसीक्यू दैट इज अ वेरी सिंपल, बट उसे भी ध्यान रखना चाहिए आपको। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3। अब बेटा सिंपल सा चीज है, बट कभी कभी ये मल्टीप्लीकेशन में पूछ लेते हैं क्या ये सेम है, तो ये कंडीशन भी हाँ भैया, बैलेंसिंग कंडीशन इज रिमेन सेम। गॉट इट ना? दैट्स इट। Now numerical based on Wheatstone's network. Say this is the question. Determine the current flowing through the galvanometer. If the resistance of galvanometer is 10 ohm, this is the circuit diagram. Galvanometer का resistance दिया हुआ है बेटा, it is how much? 10 ohm. Resistance of galvanometer is 10. अब इसे हम लोग कैसे solve करेंगे? इसे कैसे solve करना है बेटा? यहाँ पे देखो जंक्शन है, ये KVL थ्योरम से इसे इजीली हम लोग टैकल कर सकते हैं। ये जंक्शन है बेटा, 2 एम्पियर करंट अंदर जा रहा है। अज्यूम करो, पहले अज्यूम कर लो, लेट करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस इज I। 5 ओम रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका अमाउंट है I। अब बेटा देखो ये जंक्शन थ्योरम है, 2 अंदर जा रहा है और I यहाँ पे जा रहा है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे देखो एक करंट ऐसा है, एक ऐसा, एक ऐसा, तो एक इधर जा रहा है, डायग्राम इसे बनाओगे तो ये ऐसे ही डिवाइड होगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा बेटा डायरेक्शन, और ये ऐसे, और यहाँ से सब ऐसे बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे डायग्राम में 2 एम्पियर करंट अंदर जा रहा है, दिस इज द जंक्शन, और यहाँ से बाहर जो जा रहा है द अमाउंट ऑफ करंट इज I, बट वी डोंट नो द अमाउंट ऑफ दिस करंट, इसे मैं X अज्यूम कर लिया। अब मैं लॉ अप्लाई करता हूँ, तो अंदर सम ऑफ द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो अंदर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? 2, और बाहर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I प्लस X। तो मैं इसे उधर भेज दो, सो 2 माइनस I इज इक्वल टू X। तो ये कौन से ब्रांच का करंट हो गया बेटा? ये 15 ओम मतलब X। तो यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो होगा? 2 माइनस I। गॉट इट? अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, अज्यूम करो गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज IG अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर से। इसके बाद क्या करो, यहाँ पे फिर से ये जंक्शन है बेटा, देखो ये केस इधर आया, ये IG बाहर जा रहा है, फिर से वही केस ले लो जैसा ये था, यहाँ पे X अज्यूम कर लिए, तो यहाँ से कौन सा करंट फ्लो होगा? I माइनस IG। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस इज I माइनस IG बाय यूजिंग जंक्शन लॉ। जंक्शन और KVL दोनों को यूज करना है। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, ये जंक्शन है, क्योंकि इसका करंट हमें नहीं पता है, तो ये अंदर जा रहा है और ये अंदर, और दोनों मिलके बाहर जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे कौन सा करंट होगा? दोनों को ऐड कर दो, तो इस जगह पे क्या होगा? 2 माइनस I प्लस IG। सो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द 20 ओम इज हाउ मच बेटा? 2 माइनस I इज इक्वल टू IG। अब सेम पैटर्न, यूज दिस ट्रायंगुलर लूप, अप्लाई द KVL, वी विल गेट द इक्वेशन नंबर 1। फिर ये वाला यूज करो, इक्वेशन नंबर 2, एंड सॉल्व इट साइमल्टेनियसली। अब देखो मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या लिखोगे? अप्लाइंग KVL टू द लूप ABDA, तो क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे A टू B जाओगे तो प्रोडक्ट ऑफ IR सेम है, तो माइनस 5I। फिर यहाँ पे आओगे बेटा, तो क्या सेम डायरेक्शन है, तो माइनस ही रहेगा इन द डायरेक्शन। रेजिस्टेंस 10 ओम है और गैल्वेनोमीटर का करंट IG है, तो माइनस 10 IG। फिर इसके बाद इस तरफ आओगे बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है,
तो प्लस 15 इन ब्रैकेट 2 माइनस आई इज इक्वल टू हाउ मच 0। अब इसे ओपन कर लो बेटा, तो क्या मिलेगा -5i माइनस 10ig, और इसे ओपन करोगे प्लस 30 माइनस 15i इज इक्वल टू 0। अब सेम वाले को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो जैसे भी है। तो यहां पे देखो क्या होगा, 15 माइनस 20i माइनस 10ig, और यहां पे 30 है, 30 को उस तरफ शिफ्ट कर दो, -30, ऑल आर इन माइनस सो इट विल बिकम इन प्लस। सो 20i प्लस 10ig is equal to 30. Divide by 10, so what you will get, 2i plus ig is equal to 3, and this is our equation number 1. अब दूसरा ट्रायंगुलर लूप लो बेटा। दूसरा ट्रायंगुलर लूप लोगे तो आपको क्या मिलेगा, कौन सा ट्रायंगुलर लूप है, बी सी डी बी, तो वहां पे अप्लाई करो। सो अप्लाइंग KVL टू द लूप बी सी डी बी, यहां पे अप्लाई करो। अब बी टू सी जाओगे तो इन द डायरेक्शन, सो क्या मिलेगा, 10 इन ब्रैकेट आई माइनस आई जी इन द डायरेक्शन। यहां पे जाओगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, सो व्हाट यू विल गेट इन द डायरेक्शन, सॉरी हियर यू विल गेट माइनस। अब यहां पे जाओगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन, तो प्रोडक्ट ऑफ आई आर प्लस, सो प्लस 20 इन ब्रैकेट 2 माइनस आई प्लस आई जी, और यहां पे जाओगे वंस अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन, डीबी है ना लास्ट लूप, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन, तो प्रोडक्ट ऑफ आई आर क्या हो जाएगा, प्लस 10 आई जी इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर दो। ब्रैकेट ओपन करोगे सो -10i माइनस 10ig, इसका भी ओपन कर दो, प्लस 22 40 माइनस 20i प्लस 20ig प्लस 10ig इज इक्वल टू 0। बेटा यहां पे माइनस इंटू माइनस इट विल बिकम प्लस, ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करो, सिमिलर वाले को ऐड ऑन कर दो, तो ये क्या है, -10i माइनस 20i, और i वाले कोई है नहीं है, तो दोनों ऐड होंगे, तो -30i। अब ig वाले को ऐड करो, 3 है और तीनों प्लस में है, तो ऐड हो जाएगा बेटा, तो 10 10 20 प्लस 20 40, तो ये हो जाएगा 40ig। और यहां पे क्या है बेटा, दिस इज व्हाट, हाउ मच, 40, तो ये ऑलरेडी 40 है, इसको उधर भेज दिए -40। ये हो गया इक्वेशन। अब इसे भी 10 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, -3i प्लस 4ig इक्वल टू -4। ये एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व कर लो ना। अब बेटा ये दोनों इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। और हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, वी हैव टू फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मतलब IG फाइंड आउट करना है। तो हम I वाले को सेम कर लेते हैं, जिससे I वाला कट जाए और खाली IG ही हमें फाइंड आउट करना हो। तो क्या करो बेटा, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, तो दोनों इक्वल होंगे और कट जाएंगे। अब इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देखो ये आया प्लस 3ig इज इक्वल टू 9। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आया, दोनों सेम है, कट गए, 8 प्लस 3 11ig, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, वहां पे भेजा, IG इज इक्वल टू 1/11 एम्पियर। दिस इज द आंसर।